Hello everyone. Welcome to our channel, The Learning. So today we will start with our new chapter, that is chapter 1 and chapter 2 of the part 6, that is Governor of States. Part 6 deals with governor, that is from article 152 to 167. 152 article comes under chapter 1, दैट इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं और इंडिया में जितने भी स्टेट्स आते हैं एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, वो सारे के सारे आर्टिकल 152 में डील करते हैं और उन्हें स्टेट्स कहा जाता है। आर्टिकल 153 से लेकर 167 चैप्टर 2 है जो दी एग्जीक्यूटिव है, और इसमें सबसे पहले आर्टिकल 153 में ये बताया कि हर स्टेट का एक गवर्नर होना चाहिए, हर स्टेट में गवर्नर होना चाहिए। और सेकंड पॉइंट में ये बताया गया है जो गवर्नर है वो एक स्टेट से ज्यादा बाकी स्टेट्स में भी हो सकता है। जैसे तेलंगाना का जो गवर्नर है वो तमिलनाडु का भी गवर्नर है, तो वो जो एक गवर्नर है वो दो स्टेट्स के भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा स्टेट्स के भी हो सकते हैं। 154 में ये बताया गया है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है गवर्नर की, मतलब जो एग्जीक्यूटिव पावर है जो स्टेट की, वो गवर्नर के हाथ में होती है, और जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है यूनियन की तो वो होती है प्रेसिडेंट के हाथ में। आपको ये जो वीडियो है ये आप प्रेसिडेंट के वाला वीडियो भी देखकर कंपैरिजन करके आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी हर चीजें। तो आप प्लीज प्रेसिडेंट वाला वीडियो भी जाके देख सकते हैं, हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। और इसमें हाँ ये बताया जो एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट की वो गवर्नर के हाथों में होती है, और जो एग्जीक्यूटिव पावर जो यूनियन की होती है वो प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। सेकंड पॉइंट में ये बताया गया है कि जो गवर्नर की पावर है, ऐसा नहीं है कि जो बाकी सारे जितने भी स्टेट में बाकी लोग हैं मिनिस्टर्स है वो सब है गवर्नर ही उनकी पावर लेनी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। जिनकी पावर जो लॉ के थ्रू असाइन हुई है उनकी पावर वो है, और जो गवर्नर की पावर है वो गवर्नर को ही रोल करनी वो फुल करनी है, उसको पूरा करना है, और ट्रांसफर नहीं हो सकती गवर्नर को कोई भी पावर। सेकेंड पॉइंट ये बताता है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है स्टेट के अंदर उसकी भी जो पावर्स है वो लॉ से ही दी गई है, और गवर्नर को जो है उन्हें अपनी पावर्स बतानी है, ना कि वो उनकी पावर्स ले सकते हैं। आर्टिकल 155 जो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बताता है कि गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है। गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और वहां पे अपनी सील लगाता है और साइन करता है। और प्रेसिडेंट को कौन अपॉइंट करता है, एमएलएज और एमपी अपॉइंट करते हैं, और एमएलएज और एमपी को कौन अपॉइंट करता है, हम लोग अपॉइंट करते हैं जो पब्लिक जनरल पब्लिक है वो। तो ये पूरा प्रोसेस चलता है, और ये आपको ज्यादा अच्छे से मतलब आप अगर आप कंपैरिजन करोगे दोनों प्रेसिडेंट गवर्नर का तो ये बहुत ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। और 156 जो है 156 ये बताता है कि टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर, कि क्या टर्म होगा, कितना टाइम गवर्नर क्या कहते हैं टर्म रहेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि गवर्नर जब तक रहेंगे जब तक प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ने अपना ऑफिस होल्ड कर रखा है तब तक। प्रेसिडेंट 5 ईयर्स के लिए तक रहते हैं, तो गवर्नर भी तब तक ही रहते हैं जब तक प्रेसिडेंट रहते हैं। सेकंड पॉइंट ये बताता है कि गवर्नर को अगर रिजाइन करना है उनकी पोस्ट से तो वो प्रेसिडेंट को एक लेटर लिख सकते हैं और उसमें खुद का साइन करके सील दे के गवर्नर और प्रेसिडेंट को भेज सकते हैं। आर्टिकल 157, अब जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं ज्यादा बेटर होगा कि आप प्रेसिडेंट वाले वीडियो और इस वीडियो को दोनों को कंपेयर करके देखो, तो आपको बहुत इजीली चीज समझ में आ जाएंगी, और जितने भी आर्टिकल्स आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे और सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 157 में बात कही है कि क्वालिफिकेशन क्या होती है गवर्नर की। क्वालिफिकेशन के लिए गवर्नर के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। पहला तो ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड दूसरा ही हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स। दो चीजें जरूरी होती है, पहला तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और उसने 35 ईयर्स की एज कंप्लीट कर दी है। और ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं होता कि ये स्टडी वगैरह करी हो, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये दो कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। आर्टिकल 158 इसमें कंडीशंस ऑफ गवर्नर्स ऑफिस। फर्स्ट पॉइंट ये बताता है कि अगर गवर्नर गवर्नर जो है वो ईदर हाउस राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर ना होना चाहिए, और कोई भी क्या कहते हैं कि राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर ना होना चाहिए जो स्पेसिफाई किया गया है फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। और अगर वो राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर होते हैं और तो वो उन्हें
अगर और वो गवर्नर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें जो वो सीट है उसको पहले वेकेंट करना पड़ता है, और जब वो गवर्नर बन जाए तो गवर्नर के ऑफिस पे एंटर करना चाहिए। उस सीट को पहले वेकेंट करना पड़ता है, फिर ही वो जाके गवर्नर की पोस्ट के लिए वो एंटर कर सकता है। सेकेंड पॉइंट कि वो किसी भी ऐसे कोई ऑफिस या में नहीं होने चाहिए जहाँ पे प्रॉफिट मोटिव हो, वहाँ पे कुछ क्या कहते हैं उसका पार्ट नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट की जो गवर्नर है जितना भी अलाउंसेस के लिए लाइबल है, और जितना भी रेंट ऑफ द पेमेंट ऑफ द रेंट, जितने भी अलाउंसेस है, प्रिविलेजेस जो गवर्नर को मिले जाते हैं, वो सब के सब सेकंड क्या कहते हैं पार्लियामेंट देता है। और अगर बाय चांस पार्लियामेंट नहीं दे पा रहा है ये सब चीजें, पार्लियामेंट लॉ बनाता है, और अगर बाई चांस अगर पार्लियामेंट लॉ नहीं बना पा रहा है तो उस टाइम सेकंड शेड्यूल में जितनी भी चीजें दी गई है वो सारी गवर्नर को दी जाएगी। थर्ड पॉइंट का ए पार्ट जो है वो ये बताया गया है, अगर कोई, हाँ अपन ने बात करी थी कि गवर्नर जो होता है वो एक से ज्यादा स्टेट्स का हो सकता है, दो दो से ज्यादा स्टेट्स के हो सकते हैं। तो उस टाइम पे जो गवर्नर होगा ना, उसको प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कि उस गवर्नर को किस बेसिस पे अलाउंसेस दिए जाएंगे, कितना परसेंटेज रखा जाएगा, कितना प्रपोर्शनेट रखा जाएगा, तो ये प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। फोर्थ पॉइंट, जो अलाउंसेस वगैरह जो गवर्नर को दिए जाते हैं वो तब तक डिमिनिश नहीं होने जाते सकते हैं जब तक उनका टर्म ऑफ ऑफिस है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने जब ज्वाइन किया था तो उनकी सैलरी 2 लाख थी, और थोड़े टाइम बाद ऐसा बोल दिया गया कि प्रोविजन आ गया, उससे ये बोल दिया गया कि आपकी सैलरी जो है 1,50,000 हो गई। ऐसा नहीं हो सकता, उनकी सैलरी जो है वो 2 लाख तो रहेगी। जो एंट्री के टाइम जब उन्होंने ऑफिस एंटर किया था तब जो उनको सैलरी बताई गई थी वो सैलरी रहेगी, और बढ़ सकती है, बढ़ जरूर सकती है, बट कम नहीं हो सकती। कम बिल्कुल भी नहीं हो सकता, कुछ भी बढ़ सकता है सब चीजें, पर कम नहीं कर सकता। अब आर्टिकल 159 पे आते हैं। 159 के ये अंदर बात की गई ओथ, ओथ और अफर्मेशन बाय द गवर्नर। अब ओथ किसके सामने लेंगे गवर्नर? गवर्नर जो ओथ लेंगे वो किसके सामने लेंगे? गवर्नर जो ओथ लेंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के सामने लेंगे, और अगर बाय चांस चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज जो होगा कोर्ट का उस टाइम अवेलेबल, उनके सामने वो ओथ लेंगे। और ओथ में पहले तो वो क्या बोलेंगे? आई, उनका नाम ए बी जो भी, do swear in the name of God that I will solemnly affirmate faithfully execute the office of governor। कि उनका अपना नाम बोलेंगे, मैं भगवान के नाम में ये गवर्नर का जो ऑफिस है उसे फेथफुली करूंगा, और अगर नहीं बिलीव करते भगवान में तो मैं जो गवर्नर का ऑफिस है, जो मेरी पोस्ट है, उससे अच्छे से फेथफुली करूंगा, और डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द गवर्नर ऑफ नेम ऑफ द स्टेट, जो स्टेट के वो गवर्नर है, एंड डू will to the best of my ability preserve, protect and defend the constitution and law, and that will I devote myself to the service and well-being of the people of name of the state। इसमें यह है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने भी प्रोविजन है उनको सबको फॉलो करूंगा, और प्रोटेक्ट करूंगा अपनी स्टेट को, अपने कंट्री के, अपने स्टेट को, और मतलब वहाँ के लोगों के लिए अच्छा ही करूंगा। ये ओथ जो है ये गवर्नर लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के सामने, और अगर वो नहीं होते हैं तो जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा उस टाइम कोर्ट में अवेलेबल, उनके सामने ये ओथ लिया जाता है। आर्टिकल 160, डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन ऑफ द गवर्नर इन सर्टेन कंटीजेंसी। अब कुछ कंटीजेंसी आ जाती है, कुछ चीजें ऐसी आ जाती है, इमरजेंसी आ जाती है, तो उस टाइम जो गवर्नर के फंक्शन से वो डिस्चार्ज किए जाते हैं, तो वो कौन करता है? वो प्रेसिडेंट करते हैं। प्रेसिडेंट प्रोविजंस बना सकते हैं, और वो उन प्रोविजंस पे उस पर्टिकुलर कंटीजेंसी के लिए वो प्रोविजंस बना सकते हैं, और वो किसी और को वो चीज डिस्चार्ज दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2009 के अंदर जो वेस्ट बंगाल के सीएम थे, सॉरी आंध्र प्रदेश के जो सिटिंग सीएम थे वायएस राजा सुब्रमण्यम रेड्डी, उनकी उनकी डेथ हो गई थी हेलीकॉप्टर क्रैश में। 4-5 दिन तक तो पता ही नहीं चला था कि हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हुआ है। तो उस टाइम जो उनका जो गवर्नर की पोजीशन थी, जो वो कौन हैंडल कर रहा था? वो प्रेसिडेंट ने डिसाइड किया था कि उस टाइम कौन गवर्नर की पोजीशन को हैंडल कर रहा है और उस कंटिजेंसी को कौन देख रहा है। अब आते हैं आर्टिकल 161 पे, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल माना जाता है। इसके अंदर ये बताया गया कि पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन एक्सेट्रा एंड टू सस्पेंड, रिमिट और कम्युनिकेट
सेंटेंस इन सर्टेन केसेस, इसके अंदर ये बताया कि गवर्नर के पास पावर होती है कि वो पार्डन का मतलब ये होता है कि जो भी कन्विक्ट है उसको बिल्कुल कंप्लीटली छोड़ दिया। रिप्राइव का मतलब ये होता है कि उसकी थोड़ी जो सजा है वो थोड़ी कम कर दी, मतलब टेम्पररीली उसको छोड़ दिया, हाँ टेम्पररीली उसको छोड़ दिया। रिप्राइव का मतलब ये होता है कि उसकी सजा को थोड़ा कम कर दिया। और रेमिश का मतलब ये होता है कि जो उसकी सजा है उसको बढ़ा दिया। मतलब जैसे कि ना, रेमिश का मतलब ये है कि किसी को 10 सेंटेंस मिला था, अब उसको वो चेंज करके लाइफ सेंटेंस कर दिया। तो ये सारी पावर किसके पास होती है? गवर्नर के पास होती है। और जैसे ये रिस्पाइट अपन ने पढ़ा था, तो इसमें जैसे किसी की सजा थी, उसको 10 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट था, पर उसको कम कर दिया, 5 ईयर्स का कर दिया। क्योंकि वुमेन्स जो होती है, लेडीज जो होती है, अगर उनको प्रेगनेंसी वगैरह हो गई या कुछ भी और इशू हो गया, तो उस चीज में जो कंडीशन होती है, सर्कमस्टांसेस होता है, उस चीज में वो कम कर दी जाती है। उस पनिशमेंट को कम कर दिया जाता है, या तो उस पनिशमेंट को सस्पेंड कर दिया जाता है। ये सारी पावर्स जो भी ये पावर होगी पनिशमेंट की, कन्विक्ट की, वो कौन लेता है? गवर्नर लेता है एक स्टेट के लिए। और अगर यूनियन की बात करी जाए तो वो लेते हैं प्रेसिडेंट लेते हैं। ठीक है। और ये सब वो एक पूरा बना बात करते हैं अकॉर्डिंगली कि क्या कन्विक्ट था, किस उसका क्राइम कितना था, ज्यादा सीवियर था या कैसा क्राइम था, उसके बेसिस पे ही ये डिसीजन लिया जाता है। आर्टिकल 162, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। आर्टिकल 162, इसमें ये बताया गया है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट की, वो जो है वो लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट के पास पावर है कि वो लॉज बना सकते हैं उस चीज को लेके। और सेकंड पार्ट में ये बताया गया जो लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट है उनके पास, इसमें ये बताया गया कि जो एग्जीक्यूटिव, जैसे कुछ पावर्स, कुछ चीजें ऐसी कॉन्करेंट लिस्ट, जो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों की जरूरत होती है लॉस की, दोनों का जरूरी होता है डिसाइड करने का, तो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। और उसके लिए या तो ये होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि ऐसे करना है स्टेट को इतना लॉज बताने हैं, तो वो वैसे फॉलो होगा। अगर वैसा नहीं दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो पार्लियामेंट डिसाइड करता है। और अगर पार्लियामेंट ने भी नहीं डिसाइड करता है किया है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर उन्होंने लॉ बना रखा है उस सब्जेक्ट पे, तो वही फॉलो होगा। अगर वो भी नहीं हो रहा है, तो फिर स्टेट के पास पावर होती है कि वो लॉ बनाए उस सब्जेक्ट पे। जैसे फॉरेस्ट जो सब्जेक्ट है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया कि कैसे करना है, तो फिर पार्लियामेंट के पास जाती है पावर। पार्लियामेंट ने भी नहीं बताया है, तो यूनियन ने जो बना रखा है लॉ वो फॉलो किया जाता है। बट अगर उन्होंने भी नहीं बना रखा है, तो फिर स्टेट के पास पावर है कि वो खुद का मतलब उसको फॉरेस्ट के ऊपर लॉ बना सकते हैं। आर्टिकल 163, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज। आर्टिकल 163 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एड एंड एडवाइज गवर्नर। फर्स्ट पॉइंट ये बताता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, चीफ मिनिस्टर्स के साथ गवर्नर को एड और एडवाइस कर सकते हैं उनके फंक्शंस के लिए। और अगर गवर्नर को वो मतलब एडवाइस नहीं कर रहे हैं अभी, तो गवर्नर जो उस टाइम डिसीजन लेगा वो डिसीजन माना जाता है। सेकंड पॉइंट ये माना जाता है कि गवर्नर, अगर कोई भी ऐसा डाउट वाली सिचुएशन आ गई या डाउटफुल केस आ गया, तो गवर्नर के पास उस टाइम जो भी डिसीजन गवर्नर लेता है वो डिसीजन वैलिड, फाइनल डिसीजन माना जाता है। और उस डिसीजन की वैलिडिटी पे कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता है और कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता है। थर्ड पॉइंट ये बोला जाता है जो गवर्नर ने डिसीजन लिया और जो एडवाइस उन्होंने जो मिनिस्टर्स से लिए, उनको इंक्वायर नहीं किया जा सकता है कोर्ट के अंदर, मतलब कोर्ट के अंदर उन्हें ये नहीं लेके जा सकता है, ना ही उस बेसिस पे उन्हें सू किया जा सकता है। अब आर्टिकल आता है 164, अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स। जो चीफ मिनिस्टर्स है वो कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर उनको अपॉइंट करता है। और बाकी जितने भी मिनिस्टर्स है उनको भी गवर्नर अपॉइंट करता है, बट उसमें वो चीफ मिनिस्टर की एडवाइस लेता है। और जो चीफ मिनिस्टर्स और जो मिनिस्टर्स है वो भी अपना ऑफिस तब तक होल्ड करते हैं जब तक गवर्नर का प्लेजर रहता है, जब मतलब 5 ईयर्स तक। गवर्नर कब तक करते हैं? जब तक प्रेसिडेंट का प्लेजर होता है। और मिनिस्टर्स कब तक करते हैं? जब तक गवर्नर का प्लेजर होता है। अब इसमें ये बताया गया प्रोवाइडेड दैट इन द स्टेट्स ऑफ बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा देयर शैल बी अ मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ ट्राइबल वेलफेयर who may in addition be in charge of the welfare of scheduled castes and backward classes or any work।
तो इन चारों स्टेट्स के अंदर जो मिनिस्टर्स हैं वो मिनिस्टर्स पहले तो वेलफेयर ऑफ द स्टेट के ट्राइबल वेलफेयर के लिए काम करेंगे, शेड्यूल क्लास के लिए और बैकवर्ड क्लासेस के लिए काम करेंगे। ए पॉइंट सब क्लॉज वन का क्लॉज वन का क्लॉज पॉइंट ए ये बताता है कि जितने भी टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स है, चीफ मिनिस्टर्स को इंक्लूड करके और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को इंक्लूड करके जितने भी टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर है वो एक्सटेंड नहीं करने चाहिए 15% से। कौन से का मतलब किसके 15% से? लेजिस्लेटिव असेंबली के टोटल मेंबर्स से 15% से वो एक्सटेंड नहीं करने चाहिए। और ये बता उसके अंदर क्लॉज ए सब क्लॉज ए के अंदर पॉइंट है कि जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स है इंक्लूडेड चीफ मिनिस्टर वो 12% से भी लेस नहीं होने चाहिए। 12% से भी लेस नहीं हो सकते और 15% से ज्यादा भी नहीं हो सकता है। और अब 19 फर्स्ट अमेंडमेंट 2003 के एक्ट के बाद ये 15% था, ये डिसाइड हुआ था जो अपन ने फर्स्ट प्रोविजन में पढ़ा। और जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स जो बताए गए स्टेट के अंदर, बट ये बताया गया कि जो 6 मंथ्स का जो पीरियड होता है उसी में ही ये प्रोविजन लेना पड़ता है। 6 मंथ्स का पीरियड एक डिसाइडेड रहता है, उसी में ही प्रोविजन लेना पड़ता है। और ये जो प्रोविजन है कब से 6 मंथ्स का माना गया है? 7 जनवरी 2004 से, और प्रेसिडेंट ने इसे पब्लिक नोटिफिकेशन के वे में अपॉइंट किया था। अब क्लॉज वन का सब क्लॉज बी हमें ये बताता है कि कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर जो दोनों हाउसेस ऑफ लेजिस्लेचर के ईदर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट हैविंग लेजिस्लेटिव काउंसिल और बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी who is disqualified for being a member of that house under part 2 of the 10th schedule shall be disqualified to be appointed as a minister under clause 1 for the duration of the period commencing from the date of his disqualification till the date on which the term of his office as such member would expire, or where contest any election to the legislative assembly of a state or either of a legislature of a state having legislative council as the case may be before the expiration of such period till the date on which he is declared elected, which is ever is earlier. इसमें ये बताया गया है कि कोई भी अगर मेंबर लेजिस्लेटिव ऑफ असेंबली का डिस्क्वालीफाई किया गया है, और डिस्क्वालीफाई किस बेसिस पे किया जाता है? 10th शेड्यूल में पूरा दिया गया, उस बेसिस पे डिस्क्वालिफिकेशन की जाती है कि अगर हमने दूसरी पार्टी को वोट कर दिया या बहुत सारी कंडीशन होती है, तो आप वो भी देख सकते हैं जाके, और डिस्क्वालीफाई कर दिया है तो वो क्लॉज वन में क्या बताया गया था? चीफ मिनिस्टर कौन अपॉइंट करता है, तो वो चीफ मिनिस्टर तो बन ही नहीं सकते हैं और कोई भी मिनिस्टर नहीं बन सकते। तब तक नहीं बन सकते जब तक उनका जो टर्म था ऑफिस का वो एक्सपायर ना हो जाए, और जो नेक्स्ट इलेक्शन आ रहा है अगर वो उसमें इलेक्ट ना हो जाए, और जो भी पहला होगा वो माना जाता है। वैसे बेसिकली यही माना जाता है कि उनको जब तक वो बन नहीं सकते तब तक उनका टर्म एक्सपायर ना हो जाए, उनका एक्सपायरेशन ना हो जाए टर्म का, तब तक नहीं बन सकते। सेकंड पॉइंट में ये बताया गया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टेट लेजिस्लेशन असेंबली के लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट के लिए। ठीक है, तो अपन ने पॉइंट सेकंड तक बात की थी। अब पॉइंट थर्ड जो है वो ये बताता है कि अगर जो मिनिस्टर है अगर वो अपने ऑफिस में एंटर करता है तो गवर्नर उसे ओथ वगैरह जो होता है वो दिलवाएगा, और ओथ जो है वो थर्ड शेड्यूल में दी गई है। ओथ कैसे लेना है? ओथ गवर्नर उसको बताएंगे कि ओथ लेना है, गवर्नर के सामने वो ओथ लेंगे। फोर्थ पॉइंट में ये बताया गया है कि जो मिनिस्टर है वो मिनिस्टर बन गए बट उसके 6 मंथ्स बाद उन्हें मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनना पड़ता है, उन्हें एमएलए भी बनना पड़ता है, और अगर वो एमएलए नहीं बनते हैं तो वो फिर मिनिस्टर्स नहीं बन सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट ये बताता है कि जो सैलरीज और अलाउंसेस होता है मिनिस्टर के वो वो जो है वो डिसाइड करते हैं लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, डिसाइड करता है टाइम टू टाइम लॉ बनाकर, और वो फिक्स, और अगर वो नहीं कर पाता है नहीं कर पाते हैं अगर, तो सेकंड शेड्यूल में जो दिया गया है वो ही वो क्या कहते हैं उस बेसिस पे उन्हें सैलरीज और अलाउंसेस दी जाते हैं। 165 बताता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो है वो गवर्नर अपॉइंट करते हैं जो जज ऑफ हाई कोर्ट रह चुके हैं उनको,
और सेकंड पॉइंट ये बताता है कि उनकी ये ड्यूटी होती है कि गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स पे एडवाइस देना, लीगल एक्ट, लीगल कैरेक्टर, और जो भी ड्यूटीज है लीगल कैरेक्टर की वो परफॉर्म करना टाइम टू टाइम, और गवर्नर को असाइन करना और डिस्चार्ज करना फंक्शंस को जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए और उसी बेसिस पे वर्क करना। और एडवोकेट जनरल जो अपना ऑफिस तब तक होल्ड करते हैं जब तक गवर्नर का प्लेजर रहता है, और वो उसी बेसिस पे उनकी रेम्युनरेशन वगैरह जो भी होता है वो सब गवर्नर ही डिसाइड करता है। एडवोकेट जनरल गवर्नर अपॉइंट करता है और अटॉर्नी जनरल प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। अब आर्टिकल 166 है जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट है। आर्टिकल 166 की बात करते हैं। इसमें यह है कि कंडक्ट ऑफ बिजनेस, फर्स्ट पॉइंट इसका ये बताता है जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन गवर्नमेंट, मतलब क्या कहते हैं, जितनी भी कोई भी एक्शन है, किसी का भी कुछ अपॉइंटमेंट करना है, कोई भी किसी को अपॉइंट करना है, वो सब चीजें गवर्नर के नेम पे होती है। गवर्नर का नेम रहता है उधर और गवर्नर के नेम पे ही ये सारी चीजें की जाती है। सेकंड पॉइंट, जो भी ऑर्डर्स जो भी लिए जाते हैं गवर्नर के नेम पे, वो सब ऑथेंटिकेटेड होने चाहिए, और कौन इन ऑर्डर्स को साइन करेगा वो भी मैटर करना चाहिए कि किस इंसान के पास क्या है, कौन क्या है, और वो सब रूल्स बनाए जाते हैं जो गवर्नर बनाते हैं। और वो वैलिडिटी जो है, वो जो वैलिडिटी उस ऑर्डर की वो ऑथेंटिक होना चाहिए, और उस ऑर्डर को हम कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि जो गवर्नर है वो रूल्स बनाते हैं जिससे जो कन्वे ये जितना भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो कन्वीनियंट हो, और जो गवर्नर है वो जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उन सबको एलोकेट करते हैं वर्क, जो भी वो वेलफेयर के लिए करते हैं वर्क, जैसे रोड बनाना हो गया, डैम्स बनाना हो गया, ब्रिजेस बनानी हो गई, तो ये सब अपने अपने मिनिस्टर्स को, पर्टिकुलर मिनिस्टर्स को हर वर्क एलोकेट करते हैं। और गवर्नर जो है अपनी जो उनका जो डिस्क्रिशन होता है, पावर जो उनकी ड्यूटीज होती है, वो किसी को भी अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 167, ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर्स एज रिस्पेक्ट द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू गवर्नर। अब चीफ मिनिस्टर्स की ड्यूटी है कि गवर्नमेंट तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ ईच स्टेट, फर्स्ट पॉइंट, to communicate to the governor of state all function of the council of minister relating to administration of the affair of state and proposal of legislation। गवर्नर की ये ड्यूटी होती है कि चीफ मिनिस्टर की ये ड्यूटी होती है कि गवर्नर को जितना भी डिसीजन एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड लिया जा रहा है और लेजिस्लेशन में जो भी प्रपोजल चल रहे हैं उन सब के बारे में बताए। सेकंड पॉइंट, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में डिसीजन ले रहे हैं, प्रपोजल ले रहे हैं, और अगर गवर्नर को उसके बारे में कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई इंफॉर्मेशन वहां से फ्लोट करवानी है तो वो भी सीएम ही करते हैं। थर्ड पॉइंट ये कि गवर्नर सो रिक्वायर्ड टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन, हाँ, of the Council of Ministers any matter on which a decision has been taken by the minister but has not been considered by the minister। Particularly अगर किसी मिनिस्टर ने एक डिसीजन ले लिया और गवर्नर को नहीं बताया उस डिसीजन के बारे में, तो बाकी जितने भी मिनिस्टर्स हैं उन उस डिसीजन से वो अफेक्ट होते हैं, तो गवर्नर उस चीफ मिनिस्टर को बुला सकते हैं और बाकी मिनिस्टर्स को बुला के एक मीटिंग करा सकते हैं और वापस से उस प्रपोजल को रख सकते हैं। फिर जो भी उनका डिसीजन होता है, जो भी वो राय लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग तो किया जाता है। दैट्स ऑल एंड थैंक यू। यहाँ पे वीडियो खत्म होता है, और आप प्लीज जाके हमारा जो प्रेसिडेंट वाला वीडियो है वो देख लीजिएगा, और आप कंपेयर करके पढ़ने का ट्राई किए करना, क्योंकि वो बहुत इजी पड़ जाएगा और आर्टिकल्स भी आपको इजीली लर्न हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।